खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। करप्शन के आरोपों पर घर में ही घिरे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व मंत्री के सनसनीखेज आरोपों पर आज भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सबको उम्मीद थी कि आज वो 2 करोड़ के रिश्वत के आरोपों पर सफाई देंगे, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन में ईवीएम जैसी मशीन से आपने एक डेमो शो कर लोगों को यह बताने की कोशिश की कि ईवीएम टैंपरिंग कितनी आसान है। इंजीनियर एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम का मदरबोर्ड चेंज कर इसे कैसे आसानी से किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली एक मशीन बनाया जा सकता है। इस दौरान विधानसभा में कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, आरजेडी और टीएमसी के भी नेता प्रतिनिधि मौजूद रहे। करप्शन के आरोपों पर केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए दिल्ली विधानसभा के पटल का शर्मनाक इस्तेमाल किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आपके इस डेमो में वाकई दम है या सिर्फ यह करप्शन के आरोपों पर आप में मची घमासान से ध्यान हटाने की कोशिश है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी में इख्तलाफात थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के साबिक वजीर कपिल मिश्रा का वजीर आला केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के नाम खत लिखा जिसमें ऐलान किया कि वो केजरीवाल का जाल तोड़ सकते हैं और दावा किया कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। कपिल मिश्रा के इल्जामात पर वजीराला केजरीवाल ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। आपकी आपस की लड़ाई से बीजेपी और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है, क्योंकि बदउनवानी के खिलाफ जंग की बात करने वाले केजरीवाल खुद बदउनवानी के इल्जामात से घिर गए हैं। ऐसे में मुखालिफ जमात को भी बैठे बैठाए मौका मिल गया है। सदन के अंदर हम इस बात का सवाल करेंगे केजरीवाल जी से, आप ईमानदारी के बड़े राग अलापते हैं। आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आप जेल भेजने की बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री को, आप उन्हीं के बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट जिन पर आपकी फैक्ट फाइंडिंग ने खुद कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप उन्हीं कंपनियों से पानी की सप्लाई ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के लोग खुद भ्रष्टाचार के अंदर संलग्न पाए जा रहे हैं। तो जो मुख्य मुद्दे जिनको लेकर के पार्टी बनी थी, वो सारे के सारे मुख्य मुद्दे एक एक करके धाराशायी होते जा रहे हैं। करप्शन की पोल खोलने के लिए साबिक वजीर कपिल मिश्रा आज सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, जहां केजरीवाल के खिलाफ बंद लिफाफे में सबूत सौंपे। इधर दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि आज बच्चा बच्चा जानता है कि केजरीवाल एक बदउनवान लीडर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 करोड़ 64 लाख रुपया प्राप्त हुए बताने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है 19 करोड़ 82 लाख। अब मैं सोच रहा हूं कि ये जो बाकी का जो लगभग 30 करोड़ रुपया था वो किधर उड़ गया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल पर बदउनवानी के इल्जामात के बाद दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया गया था। इस सेशन में ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले को उठाया गया। ऐवान में पहले अलकलांबा ने यह मसला उठाया और कहा कि अगर ईवीएम पर शक है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। नई ईवीएम होते हुए भी एमसीडी इंतखाबात पुरानी मशीन से हुए। ईवीएम मशीनें पूरे देश में जो इस्तेमाल होती हैं वो रखी हुई हैं, जिसमें वीवीपैट है, जिसमें पेपर ट्रेल है, जिसमें ये पता किया जाना आसान है। वो जनरेशन 3 की मशीनें हैं कि आपने जिसको वोट दिया क्या वो उसी को वोट गया है या नहीं गया। हम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं, पता लगता है कि जनरेशन 1 की मशीन, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 की आज की लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध हैं देश में और चुनाव आयोग के पास। पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव आज की जनरेशन 3 की लेटेस्ट मशीनों पे नहीं किया जाता, तो तालों में कहीं बंद पड़ी हुई है। अब मैं ये बता रहा हूं कि अब ये मशीन हमें भी टेम्पर करनी आ गई है। तुमने तो 5 साल में सीखी है, हमने 3 महीने में सीखी है। अब गुजरात में अगले चुनाव है, जहां पे गुजरात की मशीनें रखी हैं
तुम वो जगह सिर्फ 3 घंटे के लिए हमें दे दो, और सीट तो दूर की बात, एक बूथ पे नहीं जीतोगे। एक बूथ। चैलेंज है, चैलेंज दे रहे हैं, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। सिर्फ 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए गुजरात में जहां इलेक्शन होने, उस मशीन का हमको दे दो। वहीं अन्ना हजारे ने भी ऐलान किया है कि अगर केजरीवाल पर इल्जाम साबित हुए तो उनके खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। यानी केजरीवाल की मुखालिफत में अन्ना हजारे भी उतर सकते हैं। मगर वहीं केजरीवाल को कुमार विश्वास के साथ साथ दीगर लीडरान की हिमायत हासिल है, यानी बॉस करप्ट नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या ये आप में मची घमासान से ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं, जिस तरह से आज ईवीएम का डेमो दिल्ली विधानसभा में हुआ, और वाकई क्या इस डेमो में दम था? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिफत जावेद साहब मौजूद हैं, जनता का रिपोर्टर के फाउंडर, सीनियर जर्नलिस्ट। विवेक यादव साहब, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी पर डिस्कशन तो पिछले दिनों बहुत बार हुआ, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इस डिबेट का हिस्सा बने हैं कई दिनों के बाद। चांद गोयल साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं, और उनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है क्योंकि ईवीएम एक बार फिर चर्चा में है। रोहन गुप्ता साहब, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ी देर में शाजिया इल्मी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। वो हमारे साथ लाइव होंगी, दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रवक्ता हैं। सबसे पहले विवेक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से पूरी दिल्ली, पूरा देश एक तरह से यह मानकर बैठा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल, जो उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए गए, उनके ही एक पूर्व मंत्री के द्वारा, उस पर वो जवाब देंगे, अपनी कोई सफाई पेश करेंगे, लेकिन आपने उसका नाम ही नहीं लिया। आप सीधे ईवीएम पर आ गए। मतलब आप दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन हारे तो आपने ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज आपकी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है तो फिर आपने ईवीएम को सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह कोई स्ट्रैटेजी है क्या आपकी खास? समीर जी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि यह स्ट्रेटजी हमारी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की है। कैसे? आम आदमी पार्टी ने ऐसे सवाल नहीं खड़े किए ईवीएम पे। ईवीएम में भिंड में जो कुछ हुआ, मुरैना में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से जो सारी चीजें निकल करके आई, वहां से शक पैदा हुआ, वहां से शंका पैदा हुई। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया। वहां जब ये सब सारे सवाल, सारे सबूत सामने आने लगे, बटन किसी पार्टी का दबा रहे हैं, पर्ची किसी पार्टी की निकल रही वीवीपैट पे, तब लगा कि नहीं, इस पे एक रिसर्च की जरूरत है, पता करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ होता है ईवीएम में। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम इस पे कोई ना कोई रिसर्च करके बहुत जल्दी देश के सामने सच लाएंगे, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हो रही, किस तरह से चीरहरण लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको हम सामने रखेंगे जनता के। भारतीय जनता पार्टी किसी मौके की तलाश में थी कि आम आदमी पार्टी इस सारे चीज को सामने रखे, उससे पहले कुछ ना कुछ इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। संयोग से उनको कपिल मिश्रा जी हमारे मिल गए, जिनको हमने मंत्रिमंडल से निकाला था। उन्होंने इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया। क्या आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा जी ने? 2 करोड़ रुपया अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। बहुत अच्छी बात है, अपने कानों से, अपने आंखों से देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आज ये बताना चाहिए कि सहारा बिरला की डायरी के जो सबूत हैं, जो 64 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी, विवेक यादव जी, ईवीएम जनता के मन में शक हो रहा है ना, जनता के मन में यह शक पैदा हो रहा है कि जब 3-4 दिनों से आपकी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, आप ही के अपने लोग अपने नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर, तो उन सवालों का जवाब भी तो देना होगा ना आपको। या फिर आप बिल्कुल एक दूसरा मुद्दा उठाकर लोगों के सामने रख देंगे, कहेंगे नहीं अब इस पर बात करो, हम तो इसी पर बात करेंगे। नहीं, ये दूसरा मुद्दा नहीं है, ये हमारा पहला मुद्दा है, जिसे बहुत दिनों से हमने कहा कि नहीं, इस पे रिसर्च चल रही है और हम लोग साबित करेंगे देश में कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, जिसको ठोक बजा के भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग आपने साबित करने की कोशिश की, वो कोशिश कितनी सफल हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन जो असल सवाल है उसके भी तो जवाब मिलने चाहिए ना। मुझे समय अपनी बात करने, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं पूरा कंप्लीट करने दीजिए ना, शायद आपको उसके बाद सवाल का जवाब मिल जाएगा। जहां तक रही ये बेसिर पैर की तथ्यहीन जो आरोप 2 करोड़ रुपए का लगाया गया,
उससे पार्टी सफाई दे चुकी है। सरकार की तरफ से चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं और हमारी पार्टी के संयोजक भी हैं, पार्टी भी सफाई दे चुकी है और उस पर सफाई सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया जी हमारे डिप्टी सीएम है वो भी दे चुके हैं। निराधार चीज पे जिसका कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई भी आकर के मुंह उठा करके कुछ भी कह दे, किसी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़े, सुबह कुछ बोले, शाम को आते आते कुछ बोले, दूसरे दिन कुछ कहे, जाने की बात कहीं करे और पहुंच कहीं जाए, इन सारी चीजों पे मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जी को जरूरत है कोई जवाब देने की। देश के लोग खूब अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ। रात में आते हैं, कहते हैं टैंकर घोटाला कल उजागर करेंगे, दूसरे दिन रात में बता दिया जाता नहीं 2 करोड़ रुपए सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ठोक दो, जिससे ये सारा घोटाला जो ईवीएम का है ये देखिए विवेक जी ये बात किसी और पार्टी का प्रवक्ता कहता तो मुझे शायद अजीब नहीं लगती, लेकिन आप आदमी पार्टी की तरफ से आप बैठे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि जिस पर आरोप लगे वो जवाब ना दे, वो सफाई ना दे, तो मैं नहीं मानता कि वो कोई गलती कर रहा है या मैं सफाई एक्सपेक्ट नहीं करता। ये बात थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है आपके मुंह से। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी की स्पोक्स पर्सन। शाजिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में एक ईवीएम जैसी मशीन का डेमो दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई कि भाई लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भले ही यह मौका अलग था, लेकिन आपको लगता है जो सवाल उठाए गए हैं इस विधानसभा सत्र के दौरान वो बड़े अहम हैं? भले ही हमारे सवालों के, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले आज, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उनके जवाब नहीं मिले, लेकिन जो सवाल उठाए गए वो क्या आप मानती हैं कि गंभीर है? जी, सभी जानते हैं वो गंभीर है और इसीलिए उन्हीं गंभीर आरोपों से बचने के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता का ही और एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करके विशेष सत्र बुलाया। अपनी घटिया और ओछी राजनीति को चमकाने के लिए, इन्हीं आरोपों से बचने के लिए उन्होंने वही पुराना राग छेड़ा ईवीएम का जो पहले छेड़ चुके थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन सारे मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ उनके पास है नहीं। अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है भाई साहब कह रहे थे कि कोई भी उठाकर बोल देगा। अब ये वही कपिल मिश्रा हैं जो अन्ना हजारे आंदोलन में भी साथ में थे अरविंद केजरीवाल के, फिर आईएससी में भी हो, या फिर बात हो आम आदमी पार्टी की, या फिर उनके पीएससी की, या फिर मंत्रिमंडल की, ये लगातार परसों तक उनके साथ रहे। फिर ऐसा कुछ उन्होंने देखा उनके अनुसार जिसकी वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब अरविंद जी कहते हैं कि क्योंकि इनको हटाया जा रहा था ये ऐसा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाकायदा भ्रष्टाचार होते हुए देखा था, पैसों का आदान प्रदान देखा था, हाथ बदलते देखा था और इसके चलते उनको निकाला जा रहा है। तो कारण क्या है और उसका असर क्या है, दोनों की अलग अलग स्टोरीज हैं। लेकिन वही शख्स जो इन्हीं का विश्वसनीय, परसों तक इनका कैबिनेट मंत्री ना सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पर एसीबी के पास और अब सीबीआई के पास लेके जा रहा है और सिरे से खारिज कर रहा है और ऐसे लोगों को चुनौती तक दे रहा है कि कोई प्रमाण दिखा दे अगर भाजपा के नेता से मिला है वो अभी पिछले कई सालों से या दिनों से, और बजाय ये कि उसके सवालों का जवाब दे, उनके बारे में कह रहे हैं इसका मानसिक संतुलन खोया हुआ है। पहले तो ये सारे आरोप कह रहे हैं बेबुनियाद है, पहले बोले हास्यास्पद है, हंसी बहुत आई इनको, फिर बोले इसका कोई आधार नहीं है, फिर बोले कपिल मिश्रा ने मानसिक संतुलन खो बैठा है, फिर बोले भाजपा ऐसा कर रही है, फिर जब कुछ नहीं मिला समझ में आया तो फिर से ईवीएम पे चले गए बेचारे। तो साफ जाहिर है कि ये घिर गए हैं। अगर इनके पास वाकई में जवाब होता, अब सबको यकीन होने लगा है कि कपिल मिश्रा जो कह रहा था उसकी बातों में दम है। क्यों बच रहे हैं ये लोग, और जितनी कोशिश कर रहे हैं बचने की ये उतने और फंस रहे हैं, ये अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ईवीएम को लेकर जो गंभीर सवाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठाए गए हैं आज दिल्ली विधानसभा के अंदर, उनको क्या आप गंभीर मानती हैं? साफ तौर पर एक डेमो करके दिखाया गया कि कैसे ईवीएम में टैंपरिंग की जा सकती है। क्या उस पूरे के पूरे डेमो को खारिज किया जा सकता है एक बार की? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे देश की संवैधानिक जो हमारी प्रणाली है, मैं बिल्कुल भी कुछ लोगों को अपनी सस्ती राजनीति के लिए इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाने दूंगी। सुन लीजिए आप, और ना ही दिल्ली की जनता का बेजा इस्तेमाल हम लोग होने देंगे जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। और वो ईवीएम जब ये जीतते हैं, जब ईवीएम चलते हैं इनके हक में, तब ईवीएम सही होते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इनको ईवीएम में यकीन नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन में यकीन नहीं है, तो अपने को डी रजिस्टर कराएं कि इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल। विवेक जी मुझे लगता है इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। तरीका है, जब आप जीतते हैं 67 सीटें आती हैं, तब तो ईवीएम में कहीं प्रॉब्लम
कहीं समस्या नजर नहीं आती। आज आप ईवीएम के सिर सारा दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस बेसिस पर ये दावा कर रहे हैं कि 3 घंटे के लिए अगर ईवीएम आपको दे दी जाए तो आप पूरे के पूरे किसी भी विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल कर रख देंगे? किस बेसिस पर? ये जो आप खिलौने जैसी मशीन लेकर आए थे, ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन लेकर आए थे, इसकी क्या गारंटी है कि ये चुनाव आयोग का ईवीएम जो है वो ऐसा ही काम करता है? मजाक बना दिया इन्होंने। अच्छा, मैं कह रहा हूं अभी साजिया बहन के सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, बस इंटरप्ट न करें, मुझे थोड़ा वक्त दे दें। सबसे पहली चीज तो ये कहने कपिल मिश्रा के ऊपर बहुत भरोसा है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो थोड़ा ये उसका भी जवाब दें कि उन्होंने कुछ दिन पहले सहारा बिरला की डायरी पे 64 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के लेने पे सवाल खड़ा किया था, उस पर भी जवाब दे दें। दूसरा, उन्होंने कपिल मिश्रा है जिन्होंने विवेक जी आपको खुद भरोसा था, तभी तो आपने कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल में बनाकर रखा हुआ था ना। आज अब वो इतने बुरे हो गए 5 दिन में। मैं कहीं नहीं ले जा रहा हूं। इनकी नजर में अगर ये सारी बातें ठीक है कि 2 करोड़ रुपए बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के वो बोलते हैं, तो फिर उन बातों का भी फिर ये जवाब दें कि वो बातें भी फिर कपिल मिश्रा ने बिल्कुल ठीक बोली होंगी। अब आइए ईवीएम पे मैं आता हूं। ईवीएम पे अगर बात करें तो ईवीएम पे जवाब दे चुके हैं, बहुत बार जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। ठीक है शाजिया बहन सुन लीजिए, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, मैं तो नहीं बोला बीच में, सुन लीजिए आप। इन्होंने कहा कि जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे दूसरे लोगों के पास जाना है। ईवीएम पे सवाल उठा के आप कहना क्या चाहती हैं? इस देश का न्याय तंत्र घटिया है? आप देखिए महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट है उसने ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 2000 से ज्यादा मशीनें सील करने का आदेश किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक है। और दूसरा, वो घटिया राजनीति की शुरुआत किसने की थी? जब विपक्ष में आप थे तब आपने शुरुआत की थी घटिया राजनीति की। पूछे जीवेल साहब ने पूरे रिसर्च करके एक मोटी किताब लिखी, अडवाणी जी ने उसमें कुछ प्रश्न कोड। चलिए ठीक है, फिर आप 2009 पर पहुंच गए। ठीक है, रिफत जावेद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। रिफत साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये नहीं माना जाएगा आज ऐसे वक्त में जब पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार आम आदमी पार्टी का घमासान देख रहे हैं? कभी कुमार विश्वास कुछ बोलते हैं, उस पर आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन बोलने से मना कर देते हैं, फिर कपिल मिश्रा एक बड़ा खुलासा करते हैं, भ्रष्टाचार का संगीन आरोप अपने आला नेतृत्व पर लगाते हैं, ना कि उन आरोपों का जवाब दिया जाए, उसका जिक्र ही नहीं कोई कर रहा। और दूसरा मुद्दा एक जो पहले से लगातार उठाती है ये पार्टी, उसको सामने कर देना। क्या ये नहीं माना जाएगा कि जो घमासान मचा हुआ है उससे ध्यान हटाने की कोशिश है? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये इनके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी। ये बात सही है कि जैसे ही ये उनमें घमासान मची थी तभी ये स्पेशल असेंबली सेशन का अनाउंसमेंट किया गया था। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि इन इल्ज़ामों से जो मीडिया का जो स्पॉटलाइट था उसको अगर डाइवर्ट किया जाए, तो आई एम श्योर कि वो बहुत ही कामयाब स्ट्रैटेजी रही है। बिकॉज देखिए, कल रात तक और आज दोपहर तक हम सब डिस्कस कर रहे थे 2 करोड़ रुपए की बात, और अचानक अभी टीवी डिबेट का जो मुद्दा है, वो मौजू है, वो टॉपिक सारा चेंज हो गया है। तो आई थिंक ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 2009 में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था, हम इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है ईवीएम पे जो सवाल उठ रहा है, इसको हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं कि सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये भी सरासर मतलब एक एक्सट्रीम पे होगा कि देखिए कोई एक पार्टी नहीं है, बीएसपी ने उठाया है, आम आदमी पार्टी ने उठाया है, तृणमूल ने उठाया, 13 की 13 पार्टी ने ऑपोजिशन की उठाया था। अगर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़े इतनी मतलब एस्टैब्लिश पार्टी के लीडर्स अगर सवाल उठा रहे हैं, तो हम इसको सरे से इनकार नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए, मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ ईवीएम की वजह से मौजू नहीं है, मौजू है भ्रष्टाचार, यूपी में सिर्फ ईवीएम की वजह से हारा है। बिकॉज आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं खराब थी, जिसकी वजह से एमसीडी में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ईवीएम का कोई किरदार नहीं रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है उसको आप टैंपर कर सकते हैं। और जब इतने भिंड वाला जो है, हम सबने रिपोर्ट किया था कि किस तरह से एक ही पार्टी को जा रहा था। तो आई थिंक अगर रिफॉर्म्स की बात हो रही है और सवाल उठ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का रोल मुझे बड़ा डुलमुल यकीन वाला लगा है कि बिल्कुल खामोश से, कभी कहते हैं हैकाथन करेंगे, कोई डेट नहीं देते हैं। अब वो 12 तारीख वाली डेट भी दी है, लेकिन उसमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। ये आम आदमी पार्टी के दूसरे आई थिंक चूंकि सवालिया निशान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लगा है, तो इलेक्शन कमीशन को अब पहली फुर्सत में देखिए, आज जो डेवलपमेंट हुआ है इलेक्शन कमीशन के लिए, 2 चीजें हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई जो हमारी ईवीएम है, अब ये किस मशीन को लेकर पेश कर रहे हैं देश के सामने, वो तो वो जानेंगे, आम आदमी पार्टी वाले जानेंगे। लेकिन जो हमारी ईवीएम है उसको टैंपर नहीं किया जा सकता। और जो सिक्योरिटी कोड डालकर इसको टैंपर करने की बात की गई है, उस पर उसने इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बटन्स जो हैं हमारे, वो एक बार दबाने के बाद
ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं, वो लॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी आप बार एक बटन दब गया तो फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बटन नहीं दबा सकते। नहीं, बट इलेक्शन कमीशन ने आज ये भी कहा है कि अगर ये चोरी की गई है, आपसे कहूंगी जो भाई साहब हैं, एफआईआर लॉन्च किया जाएगा आम आदमी पार्टी के आम आदमी खिलाफ। पार्टी के इलेक्शन कमीशन खुद डिसाइड कर ले बोल रहे हैं, हुआ क्या है मेरे ख्याल में दोनों ही सूरतों में ये भी अगर ये डमी लाया गया तो फिर इलेक्शन और कमीशन हम लोग करने नहीं देंगे इनको। बिल्कुल, और अगर डमी नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। शाजिया एक मिनट, आप उसी स्ट्रैटेजी को बढ़ा रहे हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। रोहन जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और आम आदमी पार्टी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं एक जबरदस्त डेमो प्रेजेंटेशन के साथ, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? क्या आपका भी मानना यही है? देखिए, मैं कितनी देर से सुन रहा हूं, शाजिया जी ने अपनी बात रखी, आम आदमी ने अपनी बात रखी। पहली बात तो जिस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, शाजिया जी उनके साथ थी उस टाइम पे, उस मुद्दे पर इतने गंभीर आरोप होने पर अरविंद केजरीवाल जी का चुप रहना कहीं ना कहीं आम आदमी को खलेगा, क्योंकि आपको उसका जवाब देना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ईवीएम की बात करते हैं तो आप कर सकते हैं, हर आदमी को हक है अपनी बात करने का, क्योंकि जिस प्रकार के ईवीएम के बारे में पूरे देश में सबूत बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक किसी को भी संदेह होगा आम आदमी को, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अगर उस सिस्टम को रिफाइन किया जाए, और जिस प्रकार से शाजिया जी अभी बता रही थी कि ये दूसरे आम आदमी के प्रवक्ता हैं, ये बहुत गलत चीज है। हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। दूसरी बात जो अभी बताया इन्होंने कि कपिल मिश्रा जी ने सहारा की डायरी की बात की थी, तब शाजिया जी का क्या कहना था? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप एक आम आदमी की तरह से आप बात करते हो, कोई भी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, तब जांच से पहले, यही केजरीवाल थे, पहले कहते थे कि आप इस्तीफा दीजिए फिर जांच कीजिए। आज वो 4 दिन से इस मामले पर चुप है। और शाजिया जी भी जिस हिसाब से बात करती है, सहारा डायरी के बारे में उनकी पार्टी को भी जवाब देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। एक मिनट शाजिया जी सुनिएगा, बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। जी 1 मिनट। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से बैठे हैं। शाजिया, बस 1 मिनट बोलने चांद गोयल साहब, आपको क्या लगता है, आज आपने दोपहर में टीवी पर देखा होगा कि किस तरह से एक मशीन लाई जाती है जो ईवीएम जैसी दिखती है, और उसमें बाकायदा सौरभ भारद्वाज एक सिक्योरिटी कोड डाल के दिखाते हैं कि कैसे किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सकता है, और यह तरीका कितना आसान है। वो एक दावा यह भी करते हैं कि सिर्फ 90 सेकंड में किसी भी ईवीएम का मदरबोर्ड बदला जा सकता है और यह कारस्तानी की जा सकती है। कितना यकीन होता है आपको? देखिए, जब ईवीएम की बारे में बात की जाती है तो ईवीएम एक मशीन है। अब आप ईवीएम के नाम पे कोई एक खिलौना मशीन सामने लेके आ जाते हैं, या कोई और किसी भी प्राइवेट कोई ऐसी मशीन ले आते हैं जो आप कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि ईवीएम है, पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स हैं, वो मशीन किसी भी प्राइवेट आदमी के पास नहीं हो सकती। और अगर उन्होंने कहीं चुराई है, किसी तरह से गैर उससे पकड़ के कहीं से लेके आए हैं, तो अपने आप में वो गुनाह है। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी खिलौने वाली मशीन में, अब मशीन तो जैसे कार भी होती है, कोई भी ऐसी मशीन है, और आप एक खिलौने वाली कार के ऊपर आप दिखला दें कि साहब देखिए मैं रिमोट से इस कार को आगे और पीछे कर सकता हूं, वो अपने एक अलग चीज है। पर जो इलेक्शन कमीशन की मशीन है उसको टेम्पर करना, मेरे हिसाब से, मैंने कई सालों तक इस मशीन का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया है, इलेक्शन कमीशन में भी रह के इस मशीन के बारे में पूरी मेरे को इंफॉर्मेशन है, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता जी। कोई भी जब हम मशीन की बात करते हैं, एक उस मशीन के फिजिकल फीचर्स होते हैं, उसमें टेक्निकल डिटेल्स होते हैं, और उसके ऊपर जाके उस मशीन का कैसे किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। आज जो ये कहा जाता है कि साहब हमको आप 30 मिनट के लिए मशीन दे दीजिए, 90 मिनट के लिए मशीन दे दीजिए, मशीन जब रैंडमली सेलेक्ट की जाती हैं, कौन सा कैंडिडेट किस सीरियल नंबर पे होगा किसी को नहीं मालूम होता। इलेक्शन में हर कंस्टिट्यूएंसी में हर कैंडिडेट का सीरियल नंबर अलग अलग होता है। कहीं भी ये नहीं है कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आपका कैंडिडेट 1 2 3 इस तरह से रहेगा, ऐसा कहीं भी कायदा नहीं है। कैंडिडेट्स का जो सीरियल नंबर ईवीएम मशीन पर लगता है वो अल्फाबेटिकल नाम से लगता है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मशीन सब एक सुपरविजन में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां खड़े रहते हैं,
उस वक्त मशीन की पूरी तैयारी की जाती है। इतना ही नहीं, जिस दिन इलेक्शन होता है नहीं, वैसा वही तो वो बता रहे थे कि स्टार्टिंग में तो जो पोलिंग एजेंट होता है उसने बटन दबाया तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर बाद में एक वोटर बनकर जो किसी पार्टी का एजेंट था वो आया और उसने सिक्योरिटी कोड डाला और उसके बाद फिर मशीन उसी हिसाब से काम करने लगी। यही तो बताया गया आज। अच्छा, उसका उत्तर ऐसा है, आमिर जो साहब, इस मैं आपसे मशीन के सवाल 2 पूछना चाह पार्ट्स रही हैं। हूं, आप एंकर हैं एक शो बैलेटिंग के, यूनिट जहां वोटर आपकी जाता है आंखों में कंपार्टमेंट में। जी गोयल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। एक कंट्रोल यूनिट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेला नहीं बैठता है, उसके साथ 3 पोलिंग ऑफिसर्स बैठते हैं। उसके पास में सर पॉलिटिकल पार्टीज के कम से कम 4, 5, 6 रिप्रेजेंटेटिव्स पोलिंग बूथ के अंदर रहते हैं। अब अगर उनका कहना है कि वोटर बनके मैं एक कोई फॉल्स आदमी वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके बैलेटिंग यूनिट के माध्यम से उसके थ्रू, और जो कंट्रोल यूनिट है जिसके अंदर एक्चुअल चिप है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस चिप में कोई भी RFID या कोई भी रिमोट इस तरह का कोई भी इसमें नहीं है। जो इसकी चिप है वो सील कर दी जाती है, उसका अंदर जो कोड है उसका किसी पे एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो इसको कहना कि साहब मेरे बैलेट यूनिट पे जाके और वहां से मैंने कोड चेंज कर लूंगा, वहां से आप कोड चेंज नहीं कर सकते। तो आपके हिसाब से ऐसा मुमकिन नहीं है, जो दिखाया गया वो मुमकिन नहीं है। शाजिया इल्मी, यहां पर जो आरोपों की बात हो रही है, ऐसा जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए वो सिर्फ 2 करोड़ की रिश्वत तक ही तो सीमित नहीं है। आज बाकायदा उन्होंने CBI में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है और उसमें जो सत्येंद्र जैन है, आमिर साहब आप, समीर मेरा नाम है, मेरा नाम समीर अब्बास है। शाजिया इल्मी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा था कि जो आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए हैं सत्येंद्र जैन पर, उसके तो उन्होंने तमाम तरह के सबूत भी पेश किए हैं। जी 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 बिल्कुल, सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई भी चल रही है। और अगर आप थोड़े और अगर आप रिसर्च खुद करेंगे और पढ़ भी लेंगे अखबारात, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। सुरेंद्र बंसल जो साड़ू हैं अरविंद केजरीवाल के, जिनका कल देहांत हुआ, उनकी कंपनी को PWD के बिल्स के, तो सुनिए आपको, हाँ शायद आपको PWD से वो कैसे ठेके लेते थे, नगर निगम के कैसे उनको ठेके मिलते थे, कैसे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे, सारी जानकारियां हैं। शाजिया जी तभी बैठा हूं यहां। समीर बोलने दीजिए। जी नहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी EVM पर बात हो रही है जो आम आदमी पार्टी चाहती है। आम आदमी पार्टी नहीं तो EVM पर बात होगी ना शाजिया, देखिए खारिज नहीं किया जा सकता ना, EVM पर भी बात होगी। अब जब अगर इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने छेड़ा गया है, पहली बार किसी भी विधानसभा के अंदर EVM का डेमो दिखाकर लोगों को ये बताया गया है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो वो डिस्कशन भी होगा। मैं नहीं करने दूंगी भाई साहब, बहुत बार बात हुई है। अभी जैसे भ्रष्टाचार की बात होगी, सुरेंद्र बंसल की बात मत करने दो, आप देश में किसी को कोई बात मत करने दो। सुन लीजिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे को हटा दें, लेकिन हम होने नहीं देंगे समीर जी। आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा यही था ना कि फिर से EVM की बात शुरू हो जाए, और ये बात हुई है 1 महीने बात हुई EVM की पंजाब इलेक्शन के बाद। लेकिन मैं होने नहीं दूंगी, मैं मौजूद पे आ जाऊंगी फौरन। आप खुद कभी एंकर की सीट पर बैठी हैं, खुद आपने इसी तरह से सवाल पूछे। आप जैसा शख्स जब ऐसी बातें करता है तो बहुत दुख होता है अंदर से। औपचारिक तौर पर आप भी हिमायत हैं आम आदमी पार्टी के। शाजिया जी, ये सबसे किसी भी प्रवक्ता के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि अगर ठीक बात नहीं है एंकर पर, तो उसे किसी दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बता दो। शाजिया जी सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं कम से कम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता। नहीं पूछ पा रहे भ्रष्टाचार पर, ये भाजपा की टेक्निक है। अरे शाजिया जी, सवाल नहीं पूछ रहे, भाजपा कभी सुन नहीं पाएगी। आप पहले एंकर हैं, सुन लीजिए, आप पहले एंकर शाजिया हैं, जी सिर्फ EVM की बात कर रहे हैं। और शाजिया जी, कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। आप वक्त बर्बाद कर रही हैं। एक छोटा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विवेक यादव साहब आऊंगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। विवेक यादव साहब ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, उनसे भी बात करेंगे, रिफत भाई से भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तो बात यही हो रही है कि EVM का जो मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पेश किया गया है, वो कहीं पार्टी के अंदर जो घमासान मची हुई है उससे ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है। विवेक यादव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कपिल मिश्रा के 2 करोड़ वाले रिश्वत के आरोपों को आप खारिज अगर मान लीजिए कर भी देते हैं,
तो क्योंकि उसके सबूत नहीं पेश किए गए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके वो सबूत पेश कर रहे हैं, सीबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं, सीधे सीधे वो अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल का नाम लेते हैं, किस तरह से उन्हें ठेकेदारी के जो टेंडर थे वो मिलते थे, किस तरह से 23 फर्जी कंपनियां बनाने का उन पर आरोप था, किस तरह से यह मामला दिल्ली पुलिस में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है, और साथ ही साथ आप कैसे उन तमाम आरोपों को कैसे खारिज करेंगे? सीधा सवाल यह है। उनके पास कुछ सबूत हैं, वो जाकर के सीबीआई और एसीबी को दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जवाब क्यों नहीं दे रहे? 2 करोड़ रुपए का उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उस पर कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चलिए मान लेते हैं, आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस के लिए वो हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार है कपिल मिश्रा जी। मान लेते हैं कि उनके बिल्कुल आरोपों में दम है। हम लोग कहां इनकार कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं ना वो समय बता दें, और उस समय का सीसीटीवी फुटेज ये तय करेगा कि ये झूठ है या सच है। उस पर कोई बात नहीं होती, ना कपिल मिश्रा जवाब देते हैं, ना ये दोनों पार्टियां जाकर के उनसे कहती हैं भाई अगर तुम गए थे सच्चाई है तो बता दो ना, टाइम वो दे देंगे। मैं आपके चैनल पे दावा करता हूं वो समय बता दें, बेनकाब हो जाएंगे, पता चल जाएगा। उस समय का सीसीटीवी कैमरे के जो भी फुटेज होंगे मुख्यमंत्री आवास के, वो सारे के सारे हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। वो समय बता दें कब गए थे, उस समय सत्येंद्र जैन जी वहां गए थे नहीं गए थे, किस समय लेन देन हुआ, वो कुछ उसकी डिटेल तो बताएं। वो नहीं बताएंगे, सीबीआई को बताएंगे। इससे ये शक पैदा होता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि बेबुनियाद आरोपों के बिना पे कोई कार्रवाई की जाए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है अभी तक। हमारे विधायकों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद वो उनको उठा के जेल में डाल दिया, मामला कोर्ट में गया तो सारे के सारे टाइम फिस। जैसे आप देख लीजिए भावना गौड़ के ऊपर फर्जी डिग्री, कोर्ट से फटकार पड़ी। हमारे सोमनाथ भारती को ऐसा तो नहीं है, जितेंद्र तोमर का मामला देखिए, 10 करोड़ की ये जो लैंड डील वाला मामला है, इस पर क्या सुन लीजिए आपको जवाब नहीं देना चाहिए? गलत है ना आप, जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है, क्या उनको चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? या दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली की जनता ये उम्मीद ना करे कि जब उन पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लग रहे हैं तो वो कम से कम मीडिया के सामने आकर जवाब दे दें? नहीं, कितने संगीन आरोप हैं? ये सारा बिरला की डायरी ऐसे तो नहीं है जिसके कुछ दस्तावेज और प्रमाण हैं। ये डीडीसीए के घोटाले के जो तथ्य और सबूत हैं, कागज हैं जिनके सारा कुछ बोल रहा है, उतने संगीन इल्जाम तो नहीं है। हाँ, किसी ने अगर कहा है तो हम लोग कह तो रहे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज हम आपके सार्वजनिक करने को तैयार हैं। आप पूछ लीजिए एक बार कपिल भाई, वो समय बता दें कि किस समय वो गए थे। हम लोग बार बार कह रहे हैं, इसको कौन पर्दा डाल रहा है, कहां छुपा रहे हैं? लेकिन जब कोई बात है ही नहीं, उस पर बेवजह मुख्यमंत्री सारा काम छोड़ के, देखिए हम लोग का पहले से प्रोग्राम चल रहा था, देश को भी पता था, मीडिया में। ठीक है, रिफत जावेद हमारे साथ है। रिफत, क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, क्या इतना आसान होगा? क्योंकि कपिल मिश्रा पूरे सबूतों का एक पुलिंदा लेकर खड़े हैं, वो लगातार कंप्लेंट्स कर रहे हैं, सीबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, और योगेंद्र यादव का आज का बयान आप देखिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी के जो नाले का ठेका था वो अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार को दिया गया था। जो फर्जी बिल वाली बात हो रही है कि करोड़ों के फर्जी बिल पेश किए गए, उनको पास करा दिया गया, वो उसको अप्रूव कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ऐसा हुआ था, मैंने वो बिल खुद देखे थे। तो कैसे खारिज कर देगी पूरी की पूरी पार्टी तमाम आरोपों को सिरे से? समीर, पिछले 3 दिनों से हम आप बात कर रहे हैं, स्टूडियो में भी और दूसरे चैनल्स पे भी मैंने कहा कि जो इल्जामात लगे हैं बहुत सीरियस हैं जी, वो इल्जामात की जांच होनी चाहिए। हाँ। मेरा कहना यह है कि ये स्टेजेस में क्यों हो रहा है ये, कि एक दिन आप एसीबी जाते हैं, दूसरे दिन सीबीआई जाते हैं, तीसरे दिन आप भूख हड़ताल की बात करते हैं। शाजिया इल्मी यहाँ कह रही थी, माफ कीजिए, शाजिया इल्मी जो मुझे हेकल करके कई अल्फाज मेरे लिए मेरे शान में कह गई। मुझे नहीं पता इनके जर्नलिज्म का बैकग्राउंड क्या है। आपने कहा जर्नलिज्म, मैं 13 साल से लंदन में था, मैंने इनको जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं देखा है, लेकिन जर्नलिज्म में रह करके पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के सियासी दुकान चमकाना इनकी आदत हो सकती है, मेरी आदत नहीं है। 23 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, डंके की चोट पे कर रहा हूं। इनकी सेंट्रल में सरकार है, जांच करवा लीजिए सारी चीजें। ये आकर के यहाँ पे डिसाइड करवाती हैं कि एक जर्नलिस्ट स्टूडियो में क्या टॉपिक डिस्कस करेगा। इनके एरोगेंस का तो ये आलम है। ये पहली जब एक मतलब अभी देखे, कल को ये आम आदमी पार्टी में थी, आज बीजेपी में है, क्या पता कल को किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। ये इनका शेवा, इनका तरीका हो सकता है, हमारा नहीं है। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। शाजिया जी, जब आप खुद ये कह रही हैं कि भाई इतने संगीन आरोप हैं और उस पर जाहिर है जवाब तो देना ही चाहिए था, सफाई कोई आई नहीं है अभी तक, इसलिए लोग पूछ रहे हैं और सवाल आगे भी हम पत्रकार पूछते रहेंगे। मेरे बारे में देखिए, जी शाजिया जी,
देखिए जी जी बिल्कुल, मैं आपकी अपनी मेरे बारे में बहुत सारी बातें, मेरे बारे में 2-3 बातें भी की गई। तो मैं इन्हीं जर्नलिस्ट से, जो अपने को जर्नलिस्ट कह रहे थे, खुद उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की आपने शुरू की थी तो मोहतरमा, आपने शुरू किया था। मैंने तो बहुत सैनिटी के साथ अपनी बात कही थी। आप हेकलिंग करते रहे पूरी दौरान, आप हेकलिंग करते रहे। मैं तो बहुत ही पीसफुली, बहुत ही सैनिटी के साथ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, जो न्यूट्रल एनालिस्ट के तौर पे अपनी बात कर रहा था। माफ कीजिए, आप वाहिद हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रही नहीं, स्पोक्स पर्सन बनी है आप यहाँ पे। तो आपको आकर के आप अपने दूसरे साथियों से भी पूछ लीजिए, आप दोनों से प्लीज पर्सनल ना हो, थोड़ा सा तो कम से कम सिविलिटी लाइए। ये ट्रोल वाली हरकत आप यहाँ स्टूडियो में कर रही हैं। समीर, आपने कौन सा दिया था बोलने का मौका? मेरे पहली बार जब बोल रहा था तो मैं समीर जी एक चीज बोलना चाहूंगा। समीर जी एक चीज खराब लग रहा है जब मैं हेकलिंग कर रहा हूँ। पत्रकार है भैया, बात पूरी कर लीजिए। हेकलिंग पे आप मुझसे नहीं जीतिएगा, माफ कीजिएगा। अगर आपने हेकलिंग की शुरुआत की है, ऐसे यकीन मानिए आप नहीं बोल पाइएगा यहाँ पे। ऐसे वक्त बर्बाद हो जाएगा। आवाज भी है मेरी, प्लीज समीर जी। आग क्यों लग गई आपको इतनी? समीर जी पहले शाजिया की बात पूरी हो जाए। डिबेट में जिस प्रकार की ये क्या बात हो? शाजिया जी इसीलिए देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि पर्सनल आरोप ना लगाए जाए डिबेट में। आरोप लगा दिया, यहाँ पर हम जो मुद्दा डिस्कस करने बैठे हैं वही हो शुरू कर दिया। ये क्या तरीका, लूज टॉक करना शुरू कर दिया। जी, मैंने कोई नहीं आरोप लगाए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए। मैं आपने मुझे एक पार्टी का प्रवक्ता बताया, आप क्या बात कर रही है? आपने कितनी बड़ी बात कही है, आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ पे शाजिया, आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ पे। खुद ईवीएम की बात, आपने इतनी लूज टॉक की है यहाँ पे शाजिया, आपको माफी मांगनी चाहिए। ये भाषा आप ट्विटर पे तो यूज कर सकती है, लेकिन स्टूडियो में आप नहीं कर सकती हैं। अरे बिल्कुल इम्पोर्टेंट हूँ। इम्पोर्टेंस दे रही है मुझे, कॉमन आदमी। शाजिया जी इम्पोर्टेंट बना दिया। रोहन गुप्ता की सुन लेते हैं। शाजिया जी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। आप दोनों लोग नाराज ना हो, दोनों लोग नाराज ना हो, मुद्दे पर ही बात की जाए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। एक मिनट रोहन जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये जो है जब बात निकलने दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अनौपचारिक प्रवक्ता हैं। शाजिया जी जरा सुन लीजिए। अच्छा, पूरी डिबेट को आप डोमिनेट मत कीजिए, आप बात सुनिए प्लीज। यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार से बात मत कीजिए आप। मैं तो अनौपचारिक आपके मुताबिक हूँ ना, आप औपचारिक रूप से एक नहीं, दो पार्टियां पता नहीं और फ्यूचर में और कितने अधिकार के जाएंगे। ये तो आपका तरीका है। जी, 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल शाजिया जी वही दिया था मैंने आपको। समीर जी मैं चीज एक बोलना चाहूंगा, फुर्सत मिले तब ना कोई, ये इनको आप इनको इसी डिबेट पे बुलाइए। समीर जी आपको इनका व्यक्तिगत टॉक शो करना चाहिए, क्योंकि ये बोलने ही नहीं दे रही किसी को। आपने सुना? एक मिनट, ये किसी को बात ही नहीं करने दे रही है। बात होनी चाहिए समीर जी जिस प्रकार से किसी को बात ही नहीं करने दी जा रही है। शाजिया आप बात सुनिए ना प्लीज। नहीं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। समीर जी मेरी बात जी, रोहन जी आप अपनी बात। समीर जी जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणी, देखिए मुद्दे का, जिस मुद्दे पर यह डिबेट थी, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था और ईवीएम का मुद्दा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आम आदमी बात करने को तैयार नहीं है और ईवीएम के मुद्दे पे शाजिया जी बात करने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार की भाषा का शाजिया जी ने यूज किया है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप पब्लिक डिबेट में किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? आप उसी पार्टी में थी, आप किसी को सुनिए, बात को सुनिए। आप बोलती ही जाएंगी तो बात कैसे होगी? आपको 2 चीज पूछी गई कि आप एक तरफ भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, क्यों किसी को हक नहीं है कि ईवीएम की बात करें? आप क्यों दूसरी बात कर रही हैं? और इस किस प्रकार की भाषा की आप बात कर रही हैं? आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक पर्सनालिटी है, कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपसे शुरुआत नहीं कहा, जिस प्रकार से आप डोमिनेट नहीं कर सकती है। हर आदमी का समय है, आपने एंकर को भी इंसल्ट कर दिया, सिर्फ ईवीएम पर बात, आपने समीर जी को भी इंसल्ट कर दिया। आप लोगों को क्या दिखाना चाह रही है? जो भाजपा का अहंकार है वो आपके मुंह से दिख रहा है। ऐसे बात नहीं हो सकती है। पंजाब हारने के बाद कैसे अहंकार की बात कर रही हैं आप? सिलसिला छोड़ा, उत्तराखंड का हाईकोर्ट कौन सा चुनाव हार गया जो उसने वहां 2000 मशीनें सील करने का आदेश? नहीं, आपका बोलने का तरीका क्या है? बात ही नहीं करने दे रहे। शाजिया जी दूसरे लोगों को बोलने दीजिए प्लीज। नहीं समीर जी, आपके बोलने का तरीका क्या है भाई साहब? आप सिर्फ उनको ही बुलाइए टॉक शो पे,
क्योंकि जिस प्रकार से वो बात कर रही है, बात करने का मतलब ही नहीं है। आप बराबर ये वो आप हर आदमी को प्रवक्ता बोल रही है। ईवीएम पे बात नहीं होगी, भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी। पार्टी जानबूझ के कर रही है ये, और आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? भ्रष्टाचार पे बात हो। अरे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ईवीएम की बात नहीं होगी? आप दोनों मुद्दों पे बात कीजिए। जब डिबेट का मुद्दा दोनों है, आप दोनों पे बात कीजिए। भ्रष्टाचार की आप बताइए, जवाब नहीं दे रही। संगीन आरोप लगे तो जांच की जिम्मेदारी किसकी है? इंतजार किस बात का किया जा रहा है? जब भ्रष्टाचार एक स्टेट के मुख्यमंत्री पर लगे, अरविंद केजरीवाल का बोलना चाहिए भ्रष्टाचार, और ईवीएम पे आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के विधायक बेईमान है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सिंह कराना चाहते हो, होगा नहीं। आम आदमी पार्टी की हिमायत में, लेकिन मैं सिर्फ केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात करूंगी। सिर्फ मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। आप जो भी बात कीजिए पर दूसरे को तो करने दीजिए। आपको जो बात करना वो कीजिए, आप तो सवाल दूसरे को तो बात करने दीजिए। आप उसी पार्टी से हैं, आप आम आदमी से ही हैं। दीपक जी, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए अपना टेप। बात कर लीजिए। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप सवाल थोड़ी तय करेंगी, आप मेरे मुंह में अपने समीर जी बहुत किए मैंने व्यापम के, मैंने किए व्यापम के घोटाले पे बात की है। लग रहा है शाजिया जी को लग रहा है वही एंकर है। मुझे ईवीएम पर सवाल पूछना, शाजिया जी आप ही एंकर बन जाइए। मैंने आपसे पहले कह दिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी कह दिया कि दोनों सवाल पूछे जाएंगे। दोनों मुद्दे हैं आज देश के सामने। मैं समझती हूँ, सवाल मैं वही पूछूंगा जो इस देश की जनता जानना चाहती है। नहीं तो मैं कहां मना कर रहा हूं समीर जी? पंजाब हारे, दो मुद्दे नहीं है। या तो साजिया जी आप ही एंकर बन जाइए। केजरीवाल बनाना चाह रहे थे विशेष सत्र लाकर। किस प्रकार से आप डिबेट कर रही हैं? और आप नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी सब समझ रहे हैं। वो किसी पार्टी के प्रवक्ता हो शाजिया जी, आपके चैनल, अब सारे चैनल जिस प्रकार से आपका बोलने का तरीका है, बाकी सब लोग यहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे हुए पर एक महीना चर्चा हुई है। अग्री नहीं जिस प्रकार आपका बोलने का एक तरीका होना चाहिए। आप एंकर को सवाल नहीं उठा सकते। मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है, ये ठीक तरीका नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं यहाँ पर, उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा कि कपिल मिश्रा के आरोपों पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कम से कम जवाब तो दे रहे हैं। आपका क्या तरीका है भाई साहब? मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का, मुझे क्या मालूम आप कौन है, आप किस चैनलों में काम कर चुके हैं, किन किन अखबारों में काम किया है? मैं तो नहीं आपसे कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है। मेरे पर लोग देख रहे हैं शाजिया जी, आपने पहले की थी। आपको क्या लगा कि आप नेम कॉलिंग किसी को कीजिएगा वो खामोशी से बैठ जाएगा? ये आपको आदत पड़ गई है, तो गलत आदत पड़ गई है। एक मिनट, सबकी आवाज आप डाउन कर दें प्लीज। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, आज जिस तरह के आरोप लगाए गए और ईवीएम को लेकर जो तरह तरह की बातें की गई, आपको लगता है कि इस आरोप के बाद और जिस तरह से पूरा डेमो विधानसभा के अंदर हुआ है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह कहना चाहिए कि भाई आप आइए, आके प्रूफ कीजिए और इलेक्शन कमीशन अपनी वोटिंग मशीन दे, अपनी ईवीएम दे और कहे कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में काबिलियत है तो इसको करके दिखाइए? हो सकता है क्या ये कदम उठाया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से आपसे सहमत हूं और इलेक्शन कमीशन मेरी जानकारी के हिसाब से ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि जिसको भी अगर है तो वो जाके प्रूव करे। टेक्निकल जो भी कोई प्रोफेशनल है वो आज वहां जाके, जो इलेक्शन कमीशन अपनी मशीन सामने रखेंगे और वो जाके प्रूव करें कि इसको इस तरह से हम टेम्पर कर सकते हैं। नंबर एक सवाल और जो बार बार दो तीन चीज उठाई जाती हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने मशीन को सील करने के जो आदेश दिए हैं, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी इलेक्शन होने के बाद में जो मशीन्स होती हैं उनको इलेक्शन कमीशन के कायदे के अनुसार, प्रोसीजर के हिसाब से सील करके रखी जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड तक। उस पीरियड के अंदर अगर कोई उस इलेक्शन के बारे में याचिका दायर की जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट का आदेश अगर आता है तभी उस मशीन को, सील मशीन को प्रिजर्व किया जाता है। अगर एक पर्टिकुलर केस में अगर कोई भी याचिका नहीं है और अगर वो पीरियड 6 महीने का या साल भर का, हर एक कायदे में अलग अलग तरतूद हैं, उसके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, तो उसके बाद वो मशीन को फिर से डीसील करके और दूसरे इलेक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये कहना कि हाई कोर्ट उत्तराखंड ने या हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने जो ये सीलिंग के आदेश दिए हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए अगर याचिका ऑलरेडी एक फाइल हो चुका है, इलेक्शन पिटीशन फाइल हो चुका है, तो डेफिनेटली वो मशीन हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से सील रखी जाएंगी
और उनको टेक्निकल हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंदर में इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव और टेक्निकल लोगों के सामने उस मशीन को चेक किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि इन मशीन में टेम्परिंग हो चुकी है, वो तो अब हाई कोर्ट के निर्देश में वो मशीन चेक की जा सकती है। कई दफे ये सवाल उठाया जाता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि ये जो पेपर ट्रायल का जो है व्यवस्था होनी चाहिए। डेफिनेटली जब ये ईवीएम मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई थी उसके बाद से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात के ऊपर जब क्वेश्चन रेज किए गए तब इनमें एक सुधारणा लाई गई कि जब कोई अगर वोटर वोट डाल रहा है तो उसको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने जो वोट डाली है अपने जिस कैंडिडेट के लिए बिल्कुल उस पर बात हो चुकी है पहले। जैसे मैंने एक कहा शाजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पहले भी मैंने सवाल पूछा था आपसे, आप शायद सुन नहीं पाई मेरा सवाल मेरा ये था कि अब जब आरोप लग गए हैं, कपिल मिश्रा ने इतने सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं, तमाम तरह के घोटालों की बात सामने आ रही है, जो सवाल मैंने रिफत से भी इससे पहले पूछा था, अब किसकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इन मामलों की जांच कराई जाए? क्योंकि सारी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आती हैं। मुझे लगता है सीबीआई रिकमेंडेशन का जहां तक सवाल है वो एलजी को करना है, तो तुरंत जांच इस मामले की शुरू हो, ये कौन तय करेगा? जी तो बिल्कुल देखिए, ये पूरे सारे प्रमाण को लेकर सीबीआई गए हैं और मुझे लगता है और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भी गए हैं, तो ये जांच एजेंसियां हरकत में आएंगी और जिस तरह से प्रमाण नहीं दे रहे हैं उस पर ये काम करेंगी। लेकिन और बार बार मोदी सहारा डायरी का जिक्र हो रहा है, तो मैंने बड़े डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। इलेक्शन कमीशन के जो ईवीएम का मसला आप लोग जो अरविंद केजरीवाल ने फिर से छेड़ा है, इस पर करीब 1 महीने तक मैं अलग अलग डिबेट्स में मैंने हिस्सा लिया है। और जहां तक बात है सहारा डायरी की और बाकी मोदी सहारा, उसमें मैंने बहुत डिबेट से पार्टिसिपेट किया है। सुप्रीम कोर्ट को ने भी जिस तरह से उन एविडेंस को नकारा है और कहा है ये पर्याप्त नहीं है, उसको भी मैंने कोट किया है। मैं बस ये कह रही हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल की कोशिश है डायवर्जन करने की, तो कम से कम हम डायवर्टेड ना हो, हम असली सवाल का जवाब ढूंढें और पूछें, बजाय ये कि हम खुद ही गुमराह हो जाएं। क्योंकि 1 महीने तक ईवीएम पर डिस्कशन हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है और एमसीडी चुनाव आने से पहले वीवीपीएटी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेपर ट्रेल के साथ वो नहीं जाएगी, यानी कि ये तरीका जो है उसको सही मानेगी। ये कोर्ट की तरफ से आया है, भाजपा की तरफ से नहीं आया है, ये मैं कह रही हूँ। जी विवेक जी जवाब दीजिए इसका, वही सवाल कि आज क्यों ये आप मुद्दा उठाकर लेके आए? इस पर तो बात हो ही रही थी ना विवेक जी, बहुत 30 सेकंड है। पीएम टेम्परिंग के शक से बाहर नहीं है। दूसरा, अभी जो कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट्स ने उत्तराखंड ने या जहां भी मशीनें सील कराई वो प्रक्रिया नहीं है, वहां हाई कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा। बिना किसी आधार के हाई कोर्ट ऐसे नहीं कह देगा 2000 मशीनों को सील कर दिया जाए, कुछ ना कुछ तो उनको लगा होगा, तब उन्होंने कहा कि इनको सील किया जाए, उसकी जांच कराई जाए। दूसरा, शाजिया जी बहुत सारी बहसों में अगर भाग ले चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अधिकार हो गया क्लीन चिट दे देने का। ईवीएम पे आज देश में अविश्वास है, आम आदमी पार्टी ने शक नहीं खड़ा किया। एक मशीन का बटन दबाते भाजपा की, विवेक जी 20 बार ऐसा हुआ। विवेक जी, हाई मॉरल ग्राउंड लेने वाली पार्टी है ना आम आदमी पार्टी। समीर जी, आप ही तो कह रहे थे कि हमने ये आरोप लगा दिया, तो समीर जी मेरी बात रखना चाहूंगा ताकि जांच ठीक तरीके से हो पाए। आज वही सवाल आपके लिए भी तो खड़ा होता है ना। नहीं भाई साहब, आप हार गए चुनाव। समीर जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि ईवीएम में गड़बड़ है। समीर जी मेरी बात रखना चाहूंगा। संवैधानिक एजेंसियों पर बार बार प्रहार करने का आपको भी हक नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, बात रखना चाहूंगा, भ्रष्टाचार पे जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग कहां मना कर रहे हैं, सारी जांच की एजेंसियां आपके पास हैं। लेकिन बदनाम करने के लिए आरोप मत लगाइए कि आप आरोप लगा देंगे, उस पर जांच के नाम पे उसको लंबा खींचेंगे और तब तक चोर चोर चिल्लाएंगे, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। आप जांच करिए, उसमें हम सहयोग करेंगे। आप टाइम पूछ लीजिए, फुटेज जारी करने को तैयार है, बदनाम नहीं कर सकते। के आधार पर आरोप लगा देना और इस्तीफा मांगना, ये आपकी पार्टी भी कर चुकी है। एक भी आप आरोप लागू नहीं होना चाहिए आम आदमी पार्टी के ऊपर, एक भी आरोप बिना सबूत के नहीं लगाया। अगर आप कहेंगे तो सबूत फिर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। रोहन जी, समीर जी, अरे जितेंद्र तुम्हारे को हटाना इस पड़ा प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को आज होना था कि इस आरोपों का जवाब दे, क्योंकि ये संगीन आरोप थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी। शाजिया जी सुन लीजिए प्लीज, जरा किसी को सुनने का भी वो रखिए प्लीज। आप बहुत एक्सपीरियंस है, पर आपको इतना वो होना चाहिए कि जब कोई और बात करे तो बीच में ना बोले आप।
देश में वो किसी जिस का प्रकार मुंह से आज नहीं केजरीवाल जी से अपेक्षित था सबके मुंह कि में इस ताला भ्रष्टाचार लगाएंगे, के मुद्दों के मोदी बारे जी में का सफाई दे, प्रधानमंत्री हैं। आज उनको देनी चाहिए इतना थी। अहंकार और था, शाजिया जी शाजिया जिस जी। प्रकार से देना चाहिए ईवीएम था। के मुद्दा, वो भी एक मुद्दा है, पर आज भ्रष्टाचार का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसपे केजरीवाल को जवाब देना चाहिए हाँ। था। पर इतने अहंकार से अगर डिबेट होगी तो ये डिबेट का मतलब नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल तो आगे जो आकर लोग भी खारिज क्यों नहीं कर रहे सारे आरोपों को? अरे क्या अहंकार है भाई, बेवकूफी आज उनको देना चाहिए था जवाब। इसी पे बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि उनको अहंकार जवाब कहाँ से आ गया देना इसमें? चाहिए। हाँ। बात चूंकि ईवीएम की जब हो रही थी, मैं वही तो बहुत ही मैं भी कह रही मुख्तसर हूँ। पॉइंट ये करना चाहूंगा जी। कि ईवीएम जो है हाँ। उस पे इलेक्शन कमीशन को बुला लेना चाहिए। जो 12 तारीख का डेट रखा है फौरन हैकाथन कर देना चाहिए। हाँ। लेकिन दूसरी एक और बात जो लोग नहीं कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मेरे ख्याल में ये एक और होना चाहिए कि जिस लेकिन वो दिन किया आप तो नहीं इलेक्शन है ना। करें उस दिन आपको काउंटिंग भी करनी चाहिए, वरना फिर एक और नए इल्जाम के साथ लोग आएंगे फिर बाद में। ये चूंकि इल्जामात का ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और लोगों के मन में अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो खत्म होने चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी प्रदेश के किसी सूबे के मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगता है, वो भी वो शख्स लगाता है जो 4 दिन पहले तक उसकी कैबिनेट का हिस्सा था, तो उस मुख्यमंत्री को आगे आकर बोलना चाहिए, आरोप खारिज करने चाहिए। अगर वो इन चीजों में शामिल नहीं है तो यह भी उम्मीद देश की जनता करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। विवेक यादव जी, रिफत जावेद साहब, शाजिया इल्मी, चांद गोयल साहब, रोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए शब बखैर।